हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज का हमारा एडिटोरियल है 20 जुलाई का, जिसमें कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल हैं। जैसे एफटीए हमारा जो 15 जुलाई को साइन हुआ है इंडिया एंड यूके के बीच में, इंडिया और यूके ब्रिटेन के बीच में, उसमें बताया गया है कि इंडिया को कैसे फ़ायदा पहुंचेगा। और स्पेशली तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पे एमएसएमई सेक्टर या दूसरे शब्दों में छोटे सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ को कैसे फ़ायदा होगा। और एक ओपन डोर पॉलिसी हो जाएगी इंडिया की मार्केट एक्सेस के लिए, मार्केट रीच के लिए। ये चीज़ें भी हमने पहले हम इस पे कर चुके हैं वैसे एक आर्टिकल, तो थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा नहीं। और दूसरा आर्टिकल ये है कि मानसून, पुअर मानसून की वजह से इंडिया पर एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल कम होगा। और प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो सीधी सी बात है, हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे। और वैसे भी एल निनो ईयर है, एल निनो जैसे एल निनो। तो अगर आपको एल निनो समझना है, एल निनो, तो हमारे इसी में हमने एल निनो पे ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा एल निनो। सीधा सा मतलब है, ये एल निनो की बात कर रहा है, साउथर्न पैसिफिक ओशन पेरुवियन करंट को, क्या है, पेरुवियन करंट की बात कर रहा है। तो वहाँ पे जब कैसे पेरुवियन करंट कोल्ड से वार्म बन जाती है और वार्म से कोल्ड बन जाती है, उसकी वजह से जो एल निनो लालिनो आता है, वो सारा इसमें एक्सप्लेन तो नहीं किया है। बस ये राइटर कह रहा है कि कैसे एल निनो का इफेक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, एल निनो का इफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सीधी सी बात है, एल निनो की वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बहुत कम होगा। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। वही चीज़ हम समझते हैं एक एक करके। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे जितनी भी इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं डेली बेसिस पे, वो हमारी इसमें आपको मिल जाती हैं। और आपको अगर कुछ भी रिगार्डिंग चाहिए, टेलीग्राम इस पे ज्वाइन करते हैं हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, तो ये नंबर है हमारा 9675512777। इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी नॉलेज चाहिए आपको तो। ये हमारा आर्टिकल है, पहला आर्टिकल। तो इन्होंने नागेश्वरा करके एक स्कॉलर है, वो स्कॉलर नहीं, 18 चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं, तो वो सीधी कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया यूके का ट्रेड डील साइन हुआ है, दैट इज़ एफटीए, और वो 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, इसको आर्टिकल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, GS2 में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में, वहाँ से निकल सकता है। और GS3 में इंडिया की इकोनॉमी, जैसे स्पेशली जो टॉपिक मेंशन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे वगैरह में भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी या ग्लोबलाइजेशन, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो GS2 या GS3 में पूछेगा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि इंडिया ने जो किया उसका क्या होगा, फिर कह रहा है फर्स्ट फ्रूट लाई हियर, सबसे पहले फ़ायदा किसको होगा। तो राइटर कहता है कि इसमें 99% हमारे जो टैरिफ हैं एक्सपोर्ट पे, वो कम हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा किस किस को होने वाला है, हमारा तमिलनाडु को होने वाला है, आगरा को होने वाला है, उत्तर प्रदेश जिसमें हुआ है। क्यों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटवियर इंडस्ट्री और कारपेट इंडस्ट्री है, फुटवियर इंडस्ट्री और कारपेट इंडस्ट्री। तो ये दो स्टेट सबसे पहले उसने बताई है। तो अब एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि अगर उसने यूपी का आगरा लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है आगरा किसके लिए फेमस है, फुटवियर के लिए। तो ये पीसीएस में पूछेगा, मेंस में पूछेगा 99%। इसके पीएससी एग्जाम में 99% यहाँ से पूछ लेगा। वो कह रहा है कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और कह रहा है द मोस्ट नीड टू ड्रॉ इनटू प्रोडक्टिव फॉर्मल जॉब। और एक गारमेंट, जैसे तमिलनाडु का, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे फुटवियर वगैरह क्लस्टर आगरा में,
और कारपेट वगैरह वो सारी चीज़ें लिख रहा है, उस पर ड्यूटी हमारी 12% और 16% तक ब्रिटिश गुड्स पे कम हो जाएगी, डिफरेंसेस हो जाएगा। यही सारी चीज़ें समझाने कर रहा है। फिर कह रहा है कि ओपनिंग मार्केट रेजिंग स्टैंडर्ड, कि अगर हम मार्केट को ओपन कर देंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो वही है कि नाउ इन इम्पोर्ट इंडिया के लिए मार्केट है तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और यूज़ ऑफ ओपन डोर पॉलिसी, सीधी सी बात है कि हमारे और यूके के बीच में जो भी साइन हुआ है ओपन डोर पॉलिसी एक तरह का, कि वहाँ से भी प्रोडक्ट आएंगे, सीधी सी बात, और हमारे भी प्रोडक्ट जाएंगे। तो सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा प्रोसीजर होता था चेक पोस्ट पे रिगार्डिंग द कस्टम, वो बहुत नॉर्मल या इजी होने वाला है, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट में आराम से एसेस कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। एक एक करके सारा समझते हैं। तो वही जो मैंने कहा सबसे पहले कि इंडिया और यूके ने एक कंप्रेहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज एफटीए, इंडिया यूके कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट ऑपरेशन। ये 15 जुलाई 2026 को आया है। फ्री ड्यूटी एक्सेस टू नियरली 99% ऑफ इंडिया यूके एक्सपोर्ट, कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अप्रॉक्स 99% उन पे फ्री ड्यूटी फ्री है। ये सब चीज़ें यहाँ से समझ में आ रहा है। तो यही एडिटोरियल में दिया है। कोर आर्गूमेंट क्या है इसका, ट्रेड एग्रीमेंट रिवार्ड नेशन रेडी टू कम्पीट, ये कोर लाइन है। अगर लिखना है कि ट्रेड के हमारे एग्रीमेंट हैं जो रिवार्ड करते कि हमारा कंट्री रेडी है किसी भी कंट्री के साथ compete करने से। द रियल वैल्यू ऑफ एफटीए लाई नॉट ओनली टू एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट, वही सारी चीज़ें लिख रहा है कि इनोवेशन करना चाहिए, हमें हेल्थी कंपटीशन करना चाहिए, और प्रोडक्शन, इनोवेशन, कंज्यूमर वेलफेयर पे भी ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहा है मेजर बेनिफिट ऑफ द यूके सेटा, यूके का जो हमने सेटा बहुत पहले पढ़ा था, सेटा, और सेटा के ही अंडर है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 15 जुलाई को, उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फायदा होगा। कैसे, पहला फायदा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा मेरा। कैसे जनरेट होगा कि डिमांड बढ़ेगी लोगों की तो रोजगार भी बढ़ेगा। कह रहा है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट विल बूस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उनको ड्यूटी फ्री जो भी हमारा एक्सपोर्ट होगा वो सीधी सी बात है बूस्ट करेगा या उनको बढ़ावा मिलेगा। तो उससे जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्री है मेरी लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव का मतलब जो लेबर पे ही डिपेंड है इंडस्ट्रीज, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, गारमेंट्स इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री, फुटवियर इंडस्ट्री, मैरीन प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड का मतलब जैसे प्रोसेस्ड का फूड कि हम जो रॉ फूड हैं जैसे चिप्स बनाते हैं, उसके अलावा मैगी हो गया, ये इनको हम बोलते हैं मैगी हो गया, मैगी और चिप्स, अंकल चिप्स, ये सारे प्रोसेस्ड फूड है। ये GS3 में इंजीनियरिंग गुड हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, इनको इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। तो इन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या है, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से समझ लेनी। देन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल मेडिकल के जो भी मेरे इक्विपमेंट है, मेडिसिन वगैरह है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लाई करता है जेनरिक मेडिसिन, और रिमूवल ऑफ टैरिफ इम्प्रूव प्राइस कम्पिटिटिवनेस इन द यूके मार्केट। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ेगा। सीधी सी बात कर रहा है कि इंडिया जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन होती है उनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इंडिया के लिए अगर टैरिफ हट जाएगा तो इस मार्केट में कंपटीशन मिलेगा विद द यूके और हम बेहतर कर पाएंगे। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये कह रहा है कि जो हमारी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उसमें इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा। एग्जम्प्ट फ्रॉम डबल सोशल सिक्योरिटी, डबल सोशल सिक्योरिटी का मतलब जो मैंने पढ़ा कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति यूके में गया, ये नाम का व्यक्ति है, वो यूके में जाके काम करता है, ये व्यक्ति यूके में काम कर रहा है, तो इसका पहले क्या होता था कि ये व्यक्ति अपना एक सर्टेन पीए मान ले रहा हूँ यहाँ पे कटा रहा है और कुछ यहाँ पे भी कटाना पड़ता था उसे। अब क्या है कि इस एग्रीमेंट के जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन था,
अब सीधा सा उसका जो कंट्रीब्यूशन है या तो यहाँ कटा सकता है, यहाँ कटा सकता है। मेरा एग्रीमेंट कह रहा है कि जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहीं कटाएगा, तो इसका यूके में पहले मैंडेटरी था, अब ये यूके ने कर दिया है कि अब इंडिया में नहीं, हमारे यहाँ पे भी कटेगा। तो सीधी सी बात है, उसका जो भी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड पैसा कटता था उसकी सैलरी से, वो सिर्फ एक कंट्री में कटेगा, दैट इज जहाँ पे वो काम कर रहा है। तो इसका है एग्जाम फ्रॉम डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन फॉर 5 ईयर अराउंड इतने 75,000 वर्कर नियरली 19 कंपनी सेविंग $600 बिलियन एनुअली, इतना सेविंग हो जाएगा। तो डबल कंट्रीब्यूशन का सीधा सा मतलब मैंने ये समझा कि जो भी व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति यूके में काम कर रहा है और यूके में क्या है कि वहाँ पे भी वो सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ पैसा अपनी सैलरी से कटा रहा है और वही व्यक्ति इंडिया में कटा रहा है, तो उस पर डबल बर्डन पड़ रहा है। अब क्या है, विद इन द सेटा और एफटीए, अब उसको सिर्फ जहाँ पे वो काम कर रहा है, मान लीजिए यूके में, तो वहीं कटाना रहेगा, इंडिया में नहीं कटाना रहेगा। अगर वो यूके का व्यक्ति अगर इंडिया में काम कर रहा है तो उसको इंडिया में कटाना रहेगा, न कि यूके में कटाना रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है सोशल सिक्योरिटी, जो कंट्रीब्यूट कितने साल, 5 ईयर के लिए। ये चीज़ समझ में आई। फिर कह रहा बेटर मार्केट एसेस, अगर इंडिया यूके के बीच में जो एफटीए दैट इज विद इन द सेटा एफटीए साइन हुआ है, उससे क्या होगा, मार्केट एसेस तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, मार्केट का जो दायरा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यूके के लिए भी बढ़ेगा, इंडिया के लिए भी बढ़ेगा। तो ये इंडिया रिमूव प्रीवियस डिसएडवांटेजेस अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान, कम्युनिस्ट अर्ली एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस। ये कह रहा है कि इंडिया रिमूव करेगा जो डिसएडवांटेजेस थे बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए और सारे कंट्रीज़ के लिए, कम्बोडिया विच अर्लियर एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके, यूके में ड्यूटी फ्री एक्सेस जिनको दी गई थी। इंडिया का कमिटमेंट क्या है, इंडिया ने सोचा है क्या क्या करेंगे, इंडिया एग्री टू ग्रेजुअली रिड्यूस ड्यूटीज ऑन, किस किस पे कम करेगा इंडिया, कार, स्कॉच विस्की, इन पे इंडिया काम करेगा क्योंकि ये सारी यूके से आ रही है, तो इंडिया को इन पे अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी रहेगी। हाउएवर टैरिफ कट आर फेस्ड ओवर सेवरल ईयर, फेस्ड मैनर में होगा, कोटा एग्जिस्ट करेगा, कोटा सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एडजस्टमेंट टाइम, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री अगर compete नहीं कर सकती उनको धीरे धीरे उसी प्रोसेस में लाया जाएगा, न कि एकदम से एब्रप्टली लाया जाएगा। तो ये है कि इंडिया को जो एफटी है उसमें चैलेंजेस क्या है, तो ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा लो एफटीए यूटिलाइजेशन करता है, सबसे कम यूटिलाइजेशन करता है इंडिया, उसका यूज़ करता है। मैनी इंडियन एक्सपोर्ट फेल टू यूज एफटीए बेनिफिट, जैसे कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पेपर वर्क नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए डिजिटल वर्क। फिर है कि रूल ऑफ ओरिजिन कंप्लायंस, रूल ऑफ ओरिजिन कंप्लायंस का मतलब अगर ये कोई प्रोडक्ट यहाँ से निकला, ब्रिटेन से निकला, तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया में कैसा रहेगा, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो रूल ऑफ ओरिजिन का कंप्लायंस का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों में रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, उतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये प्रोडक्ट का ओरिजिन क्या है और प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, ये भी बहुत बड़ा। एमएसएमई कैपेसिटी, जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसकी कैपेसिटी एक लिमिट तक है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है कि इसमें ग्रास रूट लेवल पे जो भी लोग हैं एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं उसमें कंस्टेंट बहुत हैं, बहुत बड़ा सादा रुकावट है, फाइनेंशियल है, कौन कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इसकी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा इसकी और क्या प्रॉब्लम है, इसकी कंपटीशन नहीं कर पाता है किससे, बिग इंडस्ट्री से, तो हमें कंपटीशन प्रॉब्लम है, कंपटीशन प्रॉब्लम है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, इसके साथ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है और फाइनेंस की, फाइनेंस तो हमने लिख दिया। उसके अलावा क्या स्किल की प्रॉब्लम है, स्किल, स्किल प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा स्किल नहीं है। तो एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये सेक्टर कैसे compete कर पाएगा विद द यूएसए, ये सारा इसमें क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड का मतलब कि हमें क्या करना चाहिए,
तो हमें करना चाहिए हमारा स्ट्रेंथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको हम वैसे पढ़ चुके हैं पूरे आर्टिकल को इससे पहले वाले में। और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए। और हमारा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और कह रहा है स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, जो हमने बोला स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। और कह रहा है एमएसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट करे गवर्नमेंट फाइनेंशियली। और लोगों में रिगार्डिंग द एफटीए की प्रोविज़न है, उनके रिगार्डिंग भी लोगों में हम अवेयरनेस फैलानी जानी चाहिए। और कह रहा है कि सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो एक्सपोर्ट करते हैं माल, उसका भी प्रोसीजर बड़ा सिंपल होना चाहिए। जैसे पेपर वर्क के चैलेंजेस है वो कम होना चाहिए। और स्टैंडर्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा सीधा सा वो है। अब एक अगर क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो ये सीधा सा लिख सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आर नॉट मेयरली इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बट कैटलाइज्ड फॉर इनहांस डोमेस्टिक competitiveness, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। आपको सीधा सा इसी आर्टिकल से लिखना है कि इंडिया के और यूके के बीच में जो भी एफटीए साइन हुआ है वो एक कंपटीशन को प्रमोट करेगा। तो इंडिया की जो कैसे डोमेस्टिक कंपटीशन को इन्हांस करेगा और इंडिया यूके में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सीधा सा इसमें मुझे क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है, इंट्रो लिखना है। इंट्रो के बाद क्या लिखना है, इसके बेनिफिट सिग्निफिकेंस लिखने हैं, सिग्निफिकेंस लिखने हैं। सिग्निफिकेंस के बाद चैलेंजेस लिखने हैं। और सिग्निफिकेंसेस में ही मैं लिख सकता हूँ डोमेस्टिक कैसे इन्हांस करेगा। इसी में नॉर्मल 1 2 3 4 लिख दूंगा, 5 फिर नीचे लिख दूंगा इन्हांस डोमेस्टिक, इन्हांस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में कैसे करेगा, जैसे एमएसएमई सेक्टर हो गया, ग्रास रूट लेवल पर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई उनको स्ट्रेंथन करेगा। एमएसएमई सेक्टर में सीधा सा यहाँ से लिख दूंगा, जैसे फुटवियर की इंडस्ट्रीज इसमें बताया। और जो मेरी कारपेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बताया, जिसमें आगरा का एग्जांपल दे सकता हूँ, तमिलनाडु का एग्जांपल देख सकता हूँ। फिर इसके चैलेंजेस जो मैंने देखे, चैलेंजेस बताने हैं जो हमने देखे कि चैलेंजेस क्या होंगे। इसके चैलेंजेस सबसे बड़ा ऐसा है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो टफ है। और हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। लास्ट में फिर मैं वे फॉरवर्ड लिख दूंगा, जो वे फॉरवर्ड का मतलब कि इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। ये सीधा मेरा क्वेश्चन यहाँ से था। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल अभी जो हमने एल नीनो पढ़ा, एल नीनो उससे ही पूछा है कि एल नीनो की वजह से क्या हो रहा है। एल नीनो का सीधा सा मतलब है कि इंडिया में जो मानसून का फेज है, स्पेशली रेनफॉल का फेज है, वो लो हो रहा है। तो एल नीनो अगर कहीं मिल जाए तो सीधी सी बात कि एल नीनो से हमें समझना है कि इंडिया में जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, या कहें रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है कम हो रही है, या रेनफॉल कम हो रही है साउथ वेस्ट मानसून द्वारा। तो एल नीनो का सीधा सा मतलब ये है। अगर लालिनो लिख जाए तो लालिनो का मतलब ये है कि इंडिया में एवरेज से ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे बहुत कम होगी। एल नीनो में कम होगी, लालिनो में ज़्यादा होगी। वही ये कह रहा है कि आर्टिकल इसमें ये कह रहा है कि इंडिया में जो डाटा है, हाउ इंडिया इंपोर्ट दीज ऑफ द आर्टिकल है खरीफ एवरेज। सीधी सी बात में ये कह रहा है कि इंडिया में एल नीनो की वजह से, एल नीनो की वजह से इंडिया में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, वो बहुत कम हुआ है। प्रोडक्शन लेवल से क्या हुआ, जो हम अपनी जो क्रॉप्स या दूसरे शब्द इंपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो हमारा इंपोर्ट बहुत गिरा है। तो सीधी बात है, ये क्या क्या है कि हमारा कहाँ काम आएगा। GS3 में इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे ये GS1 में भी पूछ सकता है, दैट इज एल नीनो और एल नीनो मोडो की, इंडियन ओशन डाइपोल, ला नीनो, ये सारी चीज़ें उसमें पूछ सकता है। हमने एल नीनो पे पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है,
30 से 40 मिनट की, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सहते हैं, ये सीधी-सी वही बात कर रहा है कि क्या-क्या हमें चिंताएँ होनी चाहिए एल नीनो की वजह से, एक-एक करके सारी हम देखते हैं। वो कह रहा है कि इंडिया की 2025-26 में एग्रीकल्चर इंपोर्ट बिल है हैज़ इंक्रीज शार्पली ड्यू टू वीक साउथ वेस्ट मानसून। एग्रीकल्चर का जो इंपोर्ट है वो क्या है, इंक्रीज हुआ है, और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट क्या है, बढ़ा है। हमने वहाँ पे अगर इंपोर्ट बोला हो तो सॉरी, एक्सपोर्ट इंडिया का क्या है, एक्सपोर्ट इंडिया का गिरा है और इंपोर्ट बढ़ा है, सीधी सी बात ये। एक्सपोर्ट का मतलब जो हम चीज़ें बाहर दे रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब जो हम चीज़ें इंडिया को ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास प्रॉपर अगर फूड नहीं होगा, प्रॉपर हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, हम चीज़ों को लेंगे। तो यहाँ से अगर पूछे कि एल नीनो की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी में स्टेटमेंट पास करे, तो जाहिर सी बात है एल नीनो की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, उनका इंपोर्ट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कम होगा। ये सीधा सा यहाँ से मुझे समझना है। इंपोर्ट का मतलब जो हम चीज़ें ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब जो हम चीज़ें लोगों को दे रहे हैं, ये सीधी चीज़ है। तो किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। साउथ वेस्ट मानसून ये वाला एरिया, कि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से अभी जो हमारा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर तक जो चलेगा, जून टू सितंबर अप्रॉक्स, ये मई टू जून होता है, मई। अब यार इसका एक कोई फिक्स भी पैटर्न नहीं है, मैं बता दूं कि कभी मई में आ जाता है, कभी जून में आ जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, मानसून का नेचर भी बदल गया है, तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बुक में लिख देता है कि जुलाई तक, अगस्त तक, ऐसे करके सितंबर तक रहता है, लेकिन 4 महीने अप्रोक्स रहता है। तो कभी कभी पता चलता है कि 4 नहीं 5 भी रहा, कभी कभी रखता है 3 भी रहा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की इतनी प्रॉब्लम है, तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो IMO वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश होती है, ये चीज़ रखनी है पहली चीज़। तो ये साउथ वेस्ट मानसून अगर वीक हो जाएगा तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और हमारी डिलेड इन खरीफ सोइंग, खरीफ की जो फसल है, फसल कौन सी होती है, रबी की, खरीफ की, जायद की। सीधी बात, रबी की फसल वो फसल होती है मेनली जो विंटर सीजन में उगाई जाती है ज़्यादातर। विंटर सीजन का मतलब जैसे गेहूँ हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब सरसों हो गई, बहुत सारी रबी की फसल है। खरीफ की फसल क्या है, सीधी सी पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, पैडी, ज्वार, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ये सारी मेरी क्या है, ये मेरी खरीफ की फसलें हैं। और जायद फसलें स्पेशली उगाई जाती है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, ये जायद फसलें हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सीधा सा ये कह रहा है कि खरीफ की फसलें भी लेट हुई हैं, उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कि हम अगर लेट अगर सो करेंगे, सोइंग करेंगे, तो हम हार्वेस्ट भी बहुत लेट कर पाएंगे। ये किसकी वजह से हो रहा है, कि हमारा जो मानसून है भारत में बहुत लेट आया, उसकी वजह से जो हमारी खरीफ की क्रॉप्स थी वो बहुत लेट बोई गई। तो अगर बहुत लेट बोई जाएंगी तो हमें अपने एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल करने के लिए कहीं से लेना पड़ेगा, पहली चीज़। और ये कह रहा है कि और क्या रीज़न है इसका, रीज़न ये है एल नीनो का इम्पैक्ट। एल नीनो का इम्पैक्ट ऐसे कि मैंने कहा कि एल नीनो अगर आ रहा है, एल नीनो अगर आ रहा है तो एल नीनो की वजह से क्या होगा, इंडिया में बारिश ऑन एन एवरेज कम होगी। तो अगर बारिश कम होगी, बारिश का मतलब रेनफॉल, रेनफॉल अगर कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा। अगर यही एल नीनो की जगह ला नीनो लिखा होता तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही थी, ला नीनो में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये मेरा सीधा सा यहाँ से बन जाएगा कि अगर इंपोर्ट इंडिया कर रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। पीटी का क्वेश्चन क्या हो सकता है, वीकनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून बिल्कुल हो सकता है। अगर लिख दे स्ट्रेंथन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, नहीं होगा, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रेंथन होगा तो फिर क्या होगा, ला नीनो होगा, न कि एल नीनो होगा। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, एक कॉन्सेप्ट मेरा पीटी में सीधा स्टेटमेंट, कि साउथ वेस्ट मानसून अगर वीक है इसका मतलब क्या है, वो एल नीनो ईयर है। अगर साउथ वेस्ट मानसून अगर मान ली स्ट्रेंथन है, मजबूत है, तो वो ला नीनो ईयर है, पहला। दूसरा, दूसरा ये कह रहा है कि ये डिलेड खरीफ फसल जो मैंने बोया, खरीफ का मतलब जैसे मैंने कहा चावल, पैडी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये खरीफ फसल है।
इनको जो बोने का जो टाइम पीरियड है वो भी एक्सटेंड हो गया, सीधा सा बढ़ गया है। तो एक्सटेंड हो गया तो जाहिर सी बात है इनकी हार्वेस्टिंग भी लेट ही होगी। और इनका अगर इसका जो नेचुरल टाइम पीरियड था सोइंग का, हार्वेस्टिंग का, वो एक्सटेंड हो गया, तो यहाँ से सीधा सा मुझे दिखने में आएगा प्रोडक्शन भी कम होगा, कि अगर जो जिसका नेचुरल टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो गया। और ये सब हो रहा है किसकी वजह से? एल निनो की वजह से। और फिर कह रहा है कि लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे जो ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गई, कॉटन हो गई, वो भी कम लोग कर रहे हैं। सीधी सी बात कि अगर हमारा प्रोडक्शन कम होगा तो हम बाहर से ही इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ सीधा सा ये 3 से 4 पॉइंट हमने समझे कि हमें हमारा जो एग्रीकल्चर 2025-26 का इंपोर्ट बिल है वो बढ़ क्यों गया। पहला रीजन वीकनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा खरीफ फसल, फिर तीसरा इंपोर्ट एल निनो की वजह से, चौथा कि हमारे यहाँ जो मस्टर्ड की क्रॉप्स हैं, सोयाबीन की क्रॉप्स हैं, पल्सेस हैं, कॉटन है, इनको लोग बहुत कम उगा रहे हैं। वो सीधा सा फूड क्रॉप पे ही एकदम से शिफ्ट हो गए हैं। फूड क्रॉप का मतलब पैडी हो गया, पैडी, राइस और व्हीट हो गया, ये सब चीज़ें हैं। फिर कह रहा था कंसर्न इज दैट रिड्यूस्ड प्रोडक्शन में फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट मोर एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द ट्रेड डिफिसिट एंड द फूड इन्फ्लेशन। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, मान लीजिए प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन पैदावार कम होगी मेरी, अगर मेरा प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है मेरे यहाँ क्या होगा, फूड डिफिसिट, कम प्रोडक्शन कम है तो फूड डिफिसिट होगा। फूड डिफिसिट का मतलब खाने की कमी, पहली चीज़। अगर फूड डिफिसिट होगा तो जाहिर सी बात है मैं अपनी फूड की जो कमी है उसका पूरा करने के लिए कहीं से इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट। अगर मैं इंपोर्ट ज़्यादा करूँगा तो मेरा जो डिफिसिट होगा, स्पेशली ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ेगा। ट्रेड डिफिसिट का मतलब दो कंट्री के बीच में अगर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चाइना और इंडिया, तो अगर मैं चाइना से 70 रुपए का सामान खरीद रहा हूँ और चाइना मुझसे 30 का खरीद रही है, तो जाहिर सी बात है मैं डिफिसिट में हूँ। कितना? 40 अप्रोक्स डिफिसिट में हूँ, किससे? चाइना से। तो ट्रेड डिफिसिट इंडिया का है और ट्रेड सरप्लस कौन है? चाइना। ये समझ में आ रहा है। मैं 70 दे रहा हूँ उसे, वो मुझे सिर्फ 30 दे रही है। तो इंडिया का यहाँ से क्या है? ट्रेड डिफिसिट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी जिसे बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डिफिसिट को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन का मतलब कि जो हमारे फूड के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। कि जो मान लीजिए मेरी कोई भी बिस्किट का पैकेट या और किसी का फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ 5 की आ रही थी तो उस पर भी वैसे बढ़ जाएंगे। तो प्रोडक्शन घटने से क्या क्या मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरा फूड डिफिसिट हो रहा है, इंपोर्ट के बिल बढ़ रहे हैं, फिस्कल डिफिसिट भी मेरा बढ़ जाएगा और ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ जाएगा और फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन का मतलब फूड के डिमांड बढ़ेगी और मेरे पास उसकी सप्लाई है नहीं, फूड की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोगों के तो खाना चाहिए। अगर फूड की डिमांड बढ़ेगी, मेरे पास प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी, तो उससे सीधा सा यहाँ से मुझे फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो सीधा सा राइटर यही कह रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर का लो प्रोडक्शन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पीटी में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। फिर कह रहा है वाई इज एग्रीकल्चर इम्पोर्ट बिल राइजिंग, हमारा जो एग्रीकल्चर का इम्पोर्ट बिल है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो राइजिंग बढ़ क्यों रहा है। पहला है वीक मानसून, वही हम बार बार फिर पढ़ रहे हैं। 30% बिलो द नॉर्मल, 38% जून हमारा नॉर्मल से कम हुआ। और हमारी जो जुलाई में रेनफॉल थी वो भी बहुत कम हुई। और डिलेड और स्लो खरीफ सोइंग, इनमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं है। इनकी वजह से क्या हुआ मेरा, इनकी वजह से हुआ मेरी लोअर कल्टीवेशन एरिया हो गई, क्रॉप प्रोडक्शन को कम हो गया और मेरी सप्लाई शॉर्टेज हो गई, जो हम सप्लाई कर रहे थे वो भी शॉर्टेज हो गई। दूसरा कह रहा है एल निनो इफेक्ट। एल निनो की वजह से क्या हुआ, एल निनो का सीधा सा मतलब कि मेरे यहाँ पे बारिश कम हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है मेरे यहाँ।
जिसे मैं हमने बीच में पढ़ा भी था क्या, एल निनो, ला निनो, और बीच में क्या कहता है सुपर एल निनो भी पढ़ा था हमने। रेनफॉल कम होगी, लॉन्ग ड्राई स्पेल बढ़ जाएगी, रातें बहुत ड्राई हो जाएंगी और मॉइस्चर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। कंसिक्वेंस क्या होंगे इसके कंसिक्वेंसेस, लोअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी, रिड्यूस जो रिजर्वर में मेरा पानी है वो भी कम हो जाएगा, हायर इरिगेशन कॉस्ट। बहुत इजी आर्टिकल है, इसको इतना पीटी में पूछने लायक पॉइंट है, इसमें सीधे से मेंस में लिख सकता हूँ कि एल निनो की वजह से क्या है कि एल निनो अगर इंडिया में होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात रिड्यूस रेनफॉल ओवर इंडिया, लॉन्गर ड्राई स्पेल, ये सब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर कह रहा है डिक्लाइन इन खरीफ, खरीफ का जो एरिया है वो भी डिक्लाइन, पल्स का, ऑयल सीड्स का, कॉटन का। जाहिर सी बात है अगर वाटर नहीं मिलेगा क्रॉप्स को, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोडक्शन एरिया भी कम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट के मेजर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया था, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जो हमारे खाने का तेल होते हैं एडिबल ऑयल, उस पर चलाया था इसने, पाम ऑयल के लिए स्पेशली, कि हमारी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पे उसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे स्पेशली एडिबल ऑयल के लिए, उसको कम करने के लिए। और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसपे गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमेंडमेंट भी किया हुआ है रिगार्डिंग द अंत्योदय अन्न योजना, ये हमने कराया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, वो आपको जरूर पढ़ने चाहिए, मेंस या पीटी के लिए बहुत है। फिर है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी है कि हमारा इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि अगर किसी की फसल व्यक्ति की डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस के थ्रू लॉसेस मिलेंगे, वेदर से रिलेटेड, रेनफॉल से रिलेटेड, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से अगर किसी भी फार्मर की फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे एक तरह का कंपेंसेशन देती है, या विद द हेल्प ऑफ द इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट की ये तीन हैं, किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये हमारी है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, और फिर है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें प्रोडक्शन पल्स वगैरह को भी स्ट्रेंथन करना, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना। और तीसरा हमारा है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हम जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर करेंगे। और दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारा इरिगेशन कवरेज है उसको हम बेहतर कवरेज करेंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, पानी कम हो ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल फुब्बारे से इरिगेशन, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे जो एक सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करेगा। और एक और हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो क्रॉप के डिस्ट्रॉय से रिलेटेड है। फिर कह रहा है इसके चैलेंजेस क्या हैं, किसके, जो गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट इसको फिर क्यों नहीं कर पाती है। पहला है मानसून पे हमारी डिपेंडेंसी है, वैसे भी कहा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज द गेमबल ऑफ द मानसून। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक तरह का गेमबल है, किसका, मानसून का, कि अगर मानसून बेहतर हुआ तो इंडिया में प्रोडक्शन बेहतर होगा, और अगर मानसून अगर अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम होगा। फिर कह रहा है लो इरिगेशन कवरेज, रेन फेड रीजन, जो रेन फेड रीजन है, रेन फेड रीजन का मतलब, रेन फेड रीजन का मतलब सीधा जहां पर रेनफॉल रेयर इन द रेयरेस्ट होती है, जैसे हमारा झारखंड वाला, उधर वाला एरिया, या बहुत सारे एरिया रेनफेड है, या मान लो ये अपना मालवा पठार वाला एरिया, झारखंड में तो होती है उसके लिए, सॉरी, मैं मालवा पठार वाला एरिया मान लूँ, मालवा प्लेटू वाला एरिया मान लूँ, या झांसी के आसपास का एरिया मान लूँ यूपी का, रेनफेड रीजन है। रेनफेड का मतलब कि ये लो इरिगेशन कवरेज है उस एरिया की जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ की इरिगेशन स्पेशली डिपेंडेंट है, वो जहाँ की फसल स्पेशली डिपेंडेंट किसी है, हमारी इरिगेशन सिस्टम पे। और एडिबल ऑयल पे हमारी इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, हम ज़्यादातर जितना भी तेल है, खाने का तेल,
स्पेशली मस्टर्ड ऑयल हो गया, चाहे सोयाबीन ऑयल हो गया, इसको हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। और क्लाइमेट इंड्यूस्ड प्रोडक्शन शॉक, हमारा क्लाइमेट की चेंज की वजह से भी बहुत सारा प्रोडक्शन कम हो जाता है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये सारे चैलेंजेस है। फिर आ जाता है वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी डन। तो इरिगेशन, जो हमने बोला कि इरिगेशन सिस्टम को हमें बेहतर करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा वेस्टेज ऑफ द वाटर कम होगा, क्लाइमेट चेंज को भी हम रोक पाएंगे, सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम बनाना चाहिए। और क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप वेराइटीज़, सीधा सा मतलब है ये, अगर यहाँ पे बोलूँ जीएम क्रॉप्स की बात करूँ तो ये भी एक सही आइडिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए, जो जैसे हमने ब्रिंजल में दिया, या बीटी कॉटन है, या मान लीजिए बहुत सारे हैं, ब्रिंजल तो अभी अप्रूव्ड नहीं, बीटी कॉटन अप्रूव्ड है। इनमें हमें काम करना चाहिए कि जो क्लाइमेट को सस्टेन कर सकें वैसी क्रॉप पे फोकस करना चाहिए। और क्रॉप, हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कैसे कि जिस जगह पे अगर मैं मान लीजिए कि वीट उगा रहा हूँ, तो उस जगह पे मैं पैडी भी उगा पाऊँ, ऐसी इरिगेशन मुझे, या पैडी की जगह मैं वीट भी उगा लूँ, या ज्वार बाजरा भी उगा लूँ, तो मुझे एक फील्ड पे, एक खेत में या एक एरिया में एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, जिससे मेरा क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन की लेवल बढ़ता रहेगा, और सीधी सी बात है वाटर भी कम लगेगा। ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑयल सीड पल्स को थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एमएसपी, सीधी की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आपको ये बताना है एमएसपी कौन जारी करता है, कमेंट सेक्शन में अगर बता दो तो बहुत अच्छी बात है। एमएसपी कौन जारी करता है? फिर करता है इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का सीधा सा मतलब है कि मानसून से रिलेटेड जो भी डेटा प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी, उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। और हमारा जो बफर स्टॉक मैनेजमेंट है, स्पेशली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको भी एसेंशियली मैनेजमेंट फॉर एसेंशियली कॉमोडिटीज़ का सीधा सा मतलब हुआ जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, जिनको भी कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता है। इनहांस बफर स्टॉक मैनेजमेंट फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज़, जो हमारी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, जैसे खाने की जितनी भी होगी, एडिबल ऑयल हो गया, ये एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं हमारी, उनका भी हमें बफर स्टॉक को बढ़ाना चाहिए। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आज में यही था। अब ये एक मेंस का क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, अगर लिख सको तो। रिकरिंग वीक मानसून एंड एल निनो इवेंट्स एक्सपोज द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज of India agriculture, discuss the India impact on food security, inflation and the India agriculture import dependence, suggest measure to build the। देखो ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 वर्ड में तोड़ो। अगर यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मैं बोलता हूँ रिकरिंग वीक मानसून एल निनो इवेंट एक्सपोज नेचुरल वल्नरेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर। ये सीधा सा, ये इसको मैं बोलूँगा क्या है, ये मेरा, ये मेरी जो लाइन है, ये मेरी लाइन, इसको मैं बोलूँ, ये मेरी क्या है कि ये मेरी लाइन लीडिंग स्टेटमेंट है। लीडिंग स्टेटमेंट मतलब मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ है, तो सीधा सा मुझे लीडिंग स्टेटमेंट का ही इंट्रोडक्शन बता देना है। कैसे बनाना है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज द गेम्बल ऑफ द मानसून एंड रिकरिंग वीक मानसून एल निनो इवेंट एक्सपोज द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। सीधी सी बात है, यहाँ से मेरा जो भी बन रहा है लीडिंग स्टेटमेंट है, उसमें मैंने एक अपनी तरफ से ज़्यादा जोड़ी। क्या जोड़ी? कि इंडियन मानसून इज कॉल्ड एज द गैम्बल ऑफ द, वो इंडियन एग्रीकल्चर इज कॉल्ड एज द गैम्बल ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून का गैम्बल माना जाता है। सेम लाइन यही मैं रिपीट करके इंट्रो में लिख दूंगा, तो लीडिंग स्टेटमेंट उसे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ मेरी तय हो जाती है कि एग्जामिनर को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, वो समझ जाएगा कि ये हमें क्या समझाने वाला है। फिर कीवर्ड मुझे पता करना है, व्हाट इज डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब है, पहले पूछ रहा है कि
इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फूड सिक्योरिटी इन्फ्लेशन पे, फूड सिक्योरिटी इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी इन्फ्लेशन और एग्रीकल्चर इंपोर्ट पे। तो पहला मुझे इम्पैक्ट किस पे देना है, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट देखना है। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, फिर कह रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर इंपोर्ट पे क्या क्या पड़ेगा। अगर 3-4 पॉइंट इसमें लिख लूँ, 3-4 पॉइंट इसमें लिख लूँ, 3 से 4 पॉइंट विद द एग्जाम्पल, कैसे इंडियन एग्रीकल्चर की वैल्यू, फूड सिक्योरिटी कम होगी, ये डिमांड बढ़ेगी, ये सारी इन्फ्लेशन, डिमांड, इस पर क्या होगा, ये सारे 3 पॉइंट इसमें। 3 पॉइंट अगर मैं इंडियन एग्रीकल्चर पर लिखूँ, टोटल मैंने कितने लिख दिए, 9 पॉइंट, ठीक। और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, तो 1-1, 2-2 और बढ़ा लो इसमें। अब क्या पॉइंट लिखोगे फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी में सीधा सा ये लिखना है कि अगर लो प्रोडक्शन होगा, मानसून अगर कम आएगा, तो फूड सिक्योरिटी में लो प्रोडक्शन होगा, तो डिमांड ऑफ द फूड ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिमांड ऑफ द फूड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हम इंपोर्ट करेंगे। अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा क्या देखने को मिलेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेगा, और इससे क्या है कि ये भी हो सकता है हमारा फिस्कल डिफिसिट भी बढ़ जाए। तो यहाँ से फूड सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करता है, फिर इन्फ्लेशन में भी हम वही मिला सकते हैं, और या फिर इंडियन एग्रीकल्चर अलग अलग लिखते हुए, फिर हम अलग, मान लीजिए आप अलग अलग नहीं लिखना चाहते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा पॉइंट नहीं आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सीधा सा लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी इन्फ्लेशन इंडियन एग्रीकल्चर इंपोर्ट। ये अपना सीधी सी मेरी एक लाइन बनाओ यहाँ से, स्टेटमेंट की एक लाइन ये वाली, इम्पैक्ट, और सीधा सा मुझे फूड 3 से 4 फूड में लिख दिए, 3 से 4 इन्फ्लेशन में लिख दिए, और 3 से 4 एग्रीकल्चर इंपोर्ट में लिख दिए। इससे सीधा सा एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा डिस्कस, डिस्कस के बाद इसके मुझे चैलेंजेस लिख देने, चैलेंजेस लिख देने, चैलेंजेस इसके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस के बाद मुझे सीधा सा जो उसने पूछा है, मेजर, दैट इज वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड, मेजर टू बिल्ड क्लाइमेटिक रेजिलिएंट इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या मेजर है, ये हेडिंग डालनी है, जिसमें मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को मुझे बढ़ावा देना चाहिए, दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें क्या बात कर रहा हूँ कि मुझे इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जो मुझे जो रेन फेड एरिया है उस पर जो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहिए, एग्रीकल्चर। 5 से 6 पॉइंट में अपना किस में लिख दूंगा, वे फॉरवर्ड में, इस वाली लाइन में, मेजर टू बिल्ड क्लाइमेटिक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, लास्ट में लिख दूंगा कंक्लूजन। ये क्वेश्चन मेरा आराम से बन जाएगा, सिर्फ मुझे लीडिंग स्टेटमेंट पकड़ना है। दैट इज लीडिंग स्टेटमेंट क्या था, रिकरिंग मानसून, एल निनो इवेंट्स, एक्सपोज द स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। ये लीडिंग स्टेटमेंट जिसने भी यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका 0.5 नंबर हमेशा ज़्यादा रहेगा, सिर्फ समझना है आपको। अगर आपने लीडिंग स्टेटमेंट कोई 40%, 40% लिख दिया, तो आप मतलब बहुत से तो लीडिंग स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाते, इसमें लीडिंग स्टेटमेंट कौन सा है और मेन क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपने मेन क्वेश्चन और लीडिंग स्टेटमेंट ही समझ लिया, तो आपकी 50% यहीं से चीज़ें खत्म हो गई। तो ये क्वेश्चन एक बार लिख के देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।